क्या ख्याल है? अच्छा, अगर मसल रिलैक्स हो जाए तो उसमें तो फिर वॉल्यूम तो ज़्यादा ही आएगा ना, ब्लड वॉल्यूम, लेकिन वो उतना पंप नहीं कर पाएगा, ऐसे ही ना मतलब वो इतना बड़ा हो गया लेकिन मसल बिल्कुल रिलैक्स है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करते, तो उसका क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर चैम्बर बहुत छोटा हो गया तो फिर क्या मसला होगा? सपोज करें मैं कहता हूँ ये हार्ट का ये वेंट्रिकल्स हैं और ये मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो गई है और इतना बड़ा ये डायलेट किस तरह ये मसल्स हैं सारे, डायलिटेशन ये मायोकार्डियम के मसल्स हैं। तो अब मसला ये है कि अगर इसके कंपैरिजन में मैं एक नॉर्मल हार्ट की बात करूं, मैं कहूँगा यार इसके जो चैम्बर्स हैं तो उन चैम्बर्स में ज़्यादा स्पेस है। हाँ यार, थैंक यू सो मच, ठीक है, उनके चैम्बर में ज़्यादा स्पेस है, क्या ख्याल है? तो यहाँ वॉल्यूम भी ज़्यादा आएगा। इसका मतलब है कि ये जब ओवर हो जाएगा, हाइपरट्रॉफिक हो जाएगा, तो एक्चुअली उसके अंदर कैपेसिटी तो कम हो जाएगी, ना कैपेसिटी कम हो जाएगी, वो उतना फिल ही नहीं होगा जितनी जरूरत होगी उसकी। तो क्या ख्याल है, फिर उसमें भी तो डिस्फंक्शन आएगा ना, तो दोनों सूत्रों में डिस्फंक्शन होगा। अगर ये ओवर डायलेट हो जाए, अगर मैं सपोज कर लूं कि ये इस तरह ओवर डायलेट हो जाए फिर भी प्रॉब्लम है, ठीक है, चैम्बर। अगर हाइपरट्रॉफिक हो जाए फिर भी प्रॉब्लम है। वी शुड हैव अ नॉर्मल चैम्बर जिनकी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी ठीक हो, जिसकी चैम्बर के अंदर स्पेस भी इनफ हो, जिसके अंदर वॉल्यूम इनफ हो सके। तो आपका क्या ख्याल है कि कार्डियोमायोपैथी में भी यही चीजें आएंगी ना? जी एग्री सर, एक डायलेशन होता है, डायलिटेशन, सॉरी एक डायलेशन होता है, Same word, डायलिटेशन। नो सर, ये उसमें जो है डायलिटेशन में जो है स्पेस कम हो जाती है और डायलेशन में जो है सेम वो रहती है लेकिन वो डायलेट हो जाती है, रिलैक्स हो जाते हैं। चलिए देखिए ना, स्टार्ट करें और कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी मुझे बताइए इसका इफेक्ट क्या आएगा? क्लिनिकली पेशेंट आपके पास क्या कहेगा, उसे क्या हो रहा है? ये बातें तो पैथोलॉजी के बारे में अभी इतना लिखिएगा, एक कहते हैं डिज्नी आएगा, ओके जी, ठीक हो, हाइपरटेंशन, पैल्पिटेशन और क्या, नॉर्मल और वेन्स के साथ कुछ हो सकता है? स्मॉल सेंसर वीनस डिस्टेंशन हो सकती है ना, यदि वेन्स हो सकता है ना। अच्छा, ये जो आप बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, इन सबको क्या कहते हो? कार्डियक डिस्फंक्शन। हाँ, ये जितने भी आपके ये आप बता रहे हैं सिम्टम्स, एक्चुअली दे आर कार्डियक डिस्फंक्शन। डिस्निया होगा आपने, क्या इसका मतलब है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पीछे जो प्रेशर जा रहा है उसकी वजह से होगा। फटीग आपने कहा, ब्लड सप्लाई नहीं जा रही। पैल्पिटेशन आपने कहा, हार्ट रेट बहुत ज्यादा, ऑब्वियसली बात है हो जाएगा। मरमर हो सकते हैं, अगर ये ओवर डिस्टेंड हो गया, डायलेट हो गया या वैल्वुलर इन्वॉल्वमेंट हो गई तो मरमर भी हो सकता है। वैसे आइडियली मायोकार्डाइटिस से मरमर होना चाहिए, मायोकार्डाइटिस के साथ मरमर भी होना चाहिए, मरमर तो एंडोकार्डाइटिस से होगा, लेकिन अंडरलाइंग इफेक्ट हो तो हो सकता है वो भी हो। सिंकपी आदि के जब ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन एडिक्वेट नहीं होगी तो सिंकपी भी होगी, और साथ में मतलब वीनस डिस्टेंशन, हार्ट फेलियर के साइन। इसका मतलब अल्टीमेटली ये सारे की सारी किस में जाएंगी? हार्ट फेलियर की तरफ, ठीक है। ये क्लिनिकली तो पेशेंट किस तरह आ रहे हैं ना, अब हम इसको पकड़ना है कि कौन सी टाइप है कार्डियक मायोपैथी। अब लिखिए, पहली स्टेटमेंट लिख लें। It is a group of diseases. It is a group of diseases that results in cardiac dysfunction. It is a group of diseases that results in cardiac dysfunction. A group of diseases that results in cardiac dysfunction. उसको आप क्या कहेंगे? Cardiomyopathy. Again, it has three types. It has three types. Number one, dilated cardiomyopathy. Dilated cardiomyopathy.
चलें हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस डायग्राम में दिस इज द डायलेटेड चैम्बर, ठीक है, ये डायलेटेड चैम्बर है एंड कीप इन माइंड कि तो मैं जो वेंटिकल्स ड्रॉ कर रहा हूं द एट्रियाज आर आल्सो dilated, so it is a disease of all the four chambers. तो dilated cardiomyopathy में क्या होगा भला, चैम्बर के साथ क्या होगा, देखिए there is dilation of all four chambers of the heart. Dilation of all four chambers of the heart, सारे dilate, ठीक है। आगे देखिए इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप, जितनी भी टाइप्स पढ़ेंगे उनमें से मोस्ट कॉमन ये है, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप। ठीक है, अब देखिए कॉज क्या होती है, ऐसा क्या हुआ कि अचानक ही कार्डियक चैम्बर डायलेट हो गए। और मजे की बात बताता हूँ, इन पेशेंट्स में कोई कंजेनिटल इशू नहीं होता, ये हंसता बसता चलता फिरता पेशेंट होता है, with a very short time की illness होती है, उसके बाद वो हार्ट फेलियर में अल्कोहल सर, अल्कोहल अच्छा वो ये जो भी आप बात करोगे बात ठीक है, बिकॉज इसकी एटियोलॉजी इडियोपैथिक हमें एग्जैक्टली नहीं पता, तो हम कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की बात करते हैं कि ये हो सकता है अल्कोहल हो। तो आप लिखें कॉजेस लिखें, एटियोलॉजी लिखें और उसमें पहला पॉइंट लिखें इट इज इडियोपैथिक, it is idiopathic. तो idiopathic मतलब क्या होगा, एटियोलॉजी में नहीं पता, it is idiopathic। लेकिन कोई लोग, मैंने कहा था फैक्टर्स तो होंगे ना, कोई लोग फैक्टर्स होंगे, उसमें पहला पॉइंट लिखें जेनेटिक म्यूटेशन। हाँ जी, कॉजेज में ही हमने कहा वैसे तो इडियोपैथिक है, लेकिन जो 7 फैक्टर्स इसके चल रहे होते हैं, जो सपोज्ड कॉजेज हैं, उनमें पहली कॉज है जेनेटिक म्यूटेशन, जो सपोज्ड या प्रपोज्ड कॉजेज में जेनेटिक म्यूटेशन, और ब्रैकेट में लिख लें ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ठीक है, अब आगे सर ऑटोसोमल डोमिनेंट, इसी के अंदर एक सिनेरियो लिख लें, कॉज सिनेरियो बना के मैं उसकी कॉज आपको बताने लगा हूं। यंग मेल 25 year old presents with chest pain, arrhythmias, and sudden cardiac death और हार्ट फेलियर। पेशेंट हमारे पास आए, सडन कार्डियक डेथ या हार्ट फेलियर होगा, ठीक है। और on biopsy of the heart, there is lymphocytic, जी इसी में सिनेरियो में कंटिन्यू लिख देते हैं। On biopsy of the heart, there is lymphocytic infiltration of the myocardium. There is lymphocytic infiltration of the myocardium. There is lymphocytic infiltration of the myocardium. यानी जब आपने बायोप्सी की हमें क्या मिला है, हमें क्या मिला, lymphocytes, ठीक है, हमें वहां पर lymphocyte infiltration मिली, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है कि कॉज क्या है और डायग्नोसिस क्या है। मायोकार्डाइटिस तो है, ठीक है। ऐसा सिनेरियो किस बग की वजह से होता है, कौन सा पीछे ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से होता है, इसके आगे एरो लगा के स्टार लगा के लिखते हैं। दिस इज ड्यू टू कॉक्साकी ए और बी वायरस। कॉक्साकी ए से था, सी के आई, कॉक्साकी ए और बी वायरस। ये जो पूरा सिनेरियो है वो
इस वायरस की वजह से। ठीक है, चलिए सर बताइए जरा कितनी कॉजेज लिखी हमने, पहले क्या लिखा? इडियोपैथिक, जेनेटिक और जेनेटिक म्यूटेशन दो, और और तीसरा मैंने अभी सिनेरियो बता दिया कॉक्स की वायरस। इसका सिनेरियो आता ही ऐसे है, देखो उसमें चेस्ट पेन भी है, रिथमिया भी है, हार्ट फेलियर भी है, हम इसमें जाना भी तो समझ सकते हैं, समझ सकते हैं ना, लेकिन उसकी बायोप्सी आपको क्या बता रही है? लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेट, यानी आपने बायोप्सी का पीस लिया तो आपने देखा वहां तो लिम्फोसाइट बहुत ज्यादा है, तो एंजाइना में तो लिम्फोसाइट्स नहीं होने चाहिए। इसका मतलब कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। लिम्फोसाइटोसिस कब होती है? जब इन्फेक्शन होते हैं या वायरल। तो कॉक्स की वायरस या क्रॉनिक इन्फेक्शन के अंदर वायरस। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा जी। जी किसी भी इसमें हो सकता है, बिल्कुल एनी टाइम। ठीक है, यंग डेथ समूह आमतौर पे जितनी भी होती है ना कार्डियक कॉज की वजह से, उसमें मायोपैथी जी। अगला पॉइंट लिखिए अल्कोहल अब्यूज। अल्कोहल अब्यूज, उसके बाद लिखिए ड्रग्स, और ड्रग्स में लिखिएगा डॉक्सीरूबिसिन, डॉक्सो बेस्ड होता है, डॉक्सो एंटी कैंसर, जी एंटी कैंसर, एंटी कैंसरस है, डॉक्सोरूबिसिन, ये तीन आपके पास आ गए। ठीक है, हाँ अच्छा जी। अब फिर एक सिनेरियो लिखिए, अ यंग फीमेल, young female, 24-year-old, presents with shortness of breath after 2 weeks of childbirth. After 2 weeks of childbirth. ठीक है, 2 हफ्ते के बाद चाइल्ड बर्थ हो गई, 2 हफ्ते के बाद क्या होगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। यहाँ अगर मैं खाली इतना भी चलूँ तो आपकी कॉजेज मुझे बता सकते हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कॉजेज इस सिनेरियो में क्या हो सकती है? एनीमिया, शाबाश, एक वेरी गुड, एक सोचो, शाबाश सोचो एक फीमेल है, जस्ट डिलीवरी हुई है, 2 वीक्स हो गए हैं, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना शुरू हो गई है, एक बता दिए एनीमिया, इन्फेक्शन, चलो ठीक है, सेप्सिस हो सकता है, हाँ कार्डियक इशू भी हो सकता है। ठीक है, आप चाह रहे हो कार्डियक कोई डिफेक्ट हो सकता है कंजेनिटल डिफेक्ट हो, जो अभी प्रेगनेंसी की वजह से एक्सरबेट हो सकता है, नो डाउट। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, शाबाश, एमनियोटिक एम्बोलिज्म हो सकता है, जो डिलीवरी में एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, एमनियोटिक एम्बोलिज्म हो सकता है, लेकिन चलो ठीक है 2 वीक्स तो वो नहीं लेगा, बट स्टिल पॉसिबिलिटी है उसको डी में थ्रोम्बोसिस हुआ हो, उसके बाद उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, ये भी हो सकता है। और चेस्ट इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन आप अगर जो सिनेरियो को बता रहा हूँ, अगर सून आफ्टर डिलीवरी उसने बताया हो, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड साइंस ऑफ हार्ट फेलियर हो, देन योर डायग्नोसिस इज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अजान हो गई। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था कि मैंने स्कैन क्या लिखा है कि फीमेल है, उसको सून आफ्टर दी 2 वीक्स आफ्टर डिलीवरी क्या हो गया? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। आगे लिखिए देयर आर साइंस ऑफ हार्ट फेलियर, साइंस ऑफ हार्ट फेलियर, देयर आर साइंस ऑफ हार्ट फेलियर, और आगे आगे लिख रहे हैं द डायग्नोसिस इज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसका मतलब है कार्डियक मायोपैथी की कॉज प्रेगनेंसी हो सकती है। अल्टीमेटली ये बताने का मकसद है मेरा, प्रेगनेंसी इज अनदर कॉज ऑफ DCM।
डायलेटेड कार्डियोमायोपाथी हाँ हो सकता है, ठीक है। होता क्या है, अच्छा ये वही बात आ जाती है, ये फैक्टर्स हैं एग्जैक्टली नहीं पता। वो एक लॉजिक बताते हैं इसके बारे में, वो कहते हैं कि जब प्रेगनेंसी होती है तो वॉल्यूम ओवरलोड, उस वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से या कोई सब अंडरलाइन कोई वायरल इन्फेक्शन चल रहा होता है जो पता नहीं चलता, प्लस प्रेगनेंसी की वजह से वो एग्जैसरबेट हो जाता है और उससे ये मसला होता है, ठीक है। बट ये बड़ा टिपिकल सिनेरियो जो एग्जाम में है लेफ्ट हार्ट फेलियर। अच्छा ठीक है, चलिए आखिरी पॉइंट, आखिरी जो कॉज है वो है हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस। और बाकी जो है पॉइंट मुझे बता दी, तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर दिस डिजीज? हार्ट ट्रांसप्लांट सर। चलो आंसर इज हार्ट ट्रांसप्लांट। मेडिसिन से आप सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बट द अल्टीमेट ट्रीटमेंट इज हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट वही ओके। चलो ये स्टोरी खत्म हुई, अगली लिखिए जी हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपाथी। हमारी जो मिडिल डायग्राम है उसकी बात करिए, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपाथी। लिखिए जी, there is massive hypertrophy of left ventricle. There is massive hypertrophy of left ventricle. मैंने क्या बताया, there is massive hypertrophy किसकी? शाबाश, particularly left ventricle, ठीक है। देखिए क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं। क्लिनिकल फीचर्स नंबर 1, आप खुद मुझे बताइएगा, पहले लिख लें, पहले लिखें क्लिनिकल फीचर में कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट। अब आप लोगों ने बताना है अगर डिक्रीज तो फिर क्यों? साइज बड़ा है तो वॉल्यूम कम आएगा। साइज बड़ा है तो वॉल्यूम ही कम है। नॉर्मल जो कैपेसिटी है अगर मैं कहूँ 100 ml है, अब हो सकता है उसमें आज ही 70 ml रहा हो, 30 ml आज ही जगह ही नहीं है उसके लिए, इतना से चैम्बर बच गई, सारी हाइपरट्रॉफी हो गई, तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा? देखिए कार्डियक आउटपुट डिक्रीज, एक पॉइंट सर डिस्टोलिक डिसफंक्शन होगा। ये भी बताते हैं, बल्कि ये मुझे याद करा देना, मैं उस पिछले वाले कभी लिखूंगा। आगे चलिए, इसमें दूसरा पॉइंट ये बताइए मुझे कि अगर इसमें मैं कहूँ सडन डेथ हो गई पेशेंट, यस सर। उसकी कॉज जेनेटिक म्यूटेशन सर। हार्ट फेलियर की वजह से सर जेनेटिक म्यूटेशन है उसमें। वो तो कॉज है हाइपरट्रॉफी की, उसमें तो जेनेटिक म्यूटेशन समझ आ रही है। मैं कहता हूँ ऐसा पेशेंट था जिसको डायलेटेड कार्डियो सॉरी हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी थी और उसकी सडन डेथ हो गई, तो उसकी रीजन क्या है? हार्ट फेलियर। देखिए द कॉज ऑफ डेथ इज एरिथमिया। इस पेशेंट में जो सडन डेथ होगी उसकी रीजन क्या है? एरिथमिया। ठीक है, एरिथमिया। चलिए अब स्टार बनाए और एनिमेशन। यंग एथलीट, जब भी आपके सिनेरियो में यंग एथलीट आ गया ऑफ आंसर डेथ, ये हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। यंग एथलीट वाज पार्टिसिपेटिंग in a marathon race. In a marathon race. Marathon is long जो रेस होती है उसके अंदर। He suddenly felt unconscious and died. He suddenly felt unconscious and died within few minutes. And died within few minutes. Then the most likely diagnosis is
hypertrophic cardiac myopathy HCMP। फुटबॉलर हो सकता है, रनर हो सकता है, मोस्टली ऐसी डिजीज, ऐसी गेम जिसमें कार्डियक आउटपुट मतलब जितना चाहिए तो उतना नहीं मिल रहा, तो उसमें सडनली उसकी डेथ हो जाएगी। उसको हम क्या देंगे? ये डायलेटेड कार्डियो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, ये इसके अंदर आएगा आंसर। ठीक है, अगला पॉइंट है जी, ये जान रहेगा ना? अच्छा, अगला पॉइंट है सिनकपिंग। आप लोगों ने बोला था ना पहले, उसको सिनकप होता है, इसकी डेथ इरिथमिया की वजह से। और क्या हो सकता है? सिनकप देखें विद एक्सरसाइज, सिनकप विद एक्सरसाइज, जैसे वो एक्सरसाइज करेगा बेहोश हो जाएगा। सिनकप विद एक्सरसाइज, ठीक है, जैसे ही एक्सरसाइज करेगा हार्ट उतना ब्लड नहीं दे पाएगा, वो बंदा बेहोश हो जाएगा। हम कहेंगे कि देयर इज सिनकप विद एक्सरसाइज। अब वो हमारी बात कर लेते हैं। हमने दो ट्रॉफीज पढ़ी है, मायोपैथीज पढ़ी है। एक हमने क्या पढ़ी है? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी DCMP, और एक हाइपरट्रॉफिक कार्डियो। इसमें कौन सा डिस्फंक्शन है, इसमें कौन सा डिस्फंक्शन है? आई मीन कार्डियक साइकिल्स के दो इवेंट्स दिए गए, सिस्टोल एंड डायस्टोल। कौन किसमें सिस्टोल डिस्फंक्शनल है, किसमें डायस्टोल डिस्फंक्शनल? First one में से systole। So here we have systolic dysfunction। यानी पेशेंट को सिस्टोल का बेसिकली इशू है, क्योंकि हार्ट कांटेक्ट नहीं कर रहा, शाम को इतना डायलेट हो गया कि वो नीचे ऐसे पंप ही नहीं कर पा रहा। तो देयर इज सिस्टोलिक डिस्फंक्शन। इसमें क्या मसला है? डायस्टोलिक डिस्फंक्शन। क्यों? सर वो फील नहीं हो रहा, जगह ही नहीं है भाई, फील ही नहीं होता। डायस्टोल में हार्ट में फील होना होता है ना, तो जमीन पर जगह ही नहीं है, तो वो फील ही नहीं हो रहा। तो हम कहते हैं कि इसमें डायस्टोलिक डिस्फंक्शन है, उसमें सिस्टोलिक डिस्फंक्शन है। ये दोनों एमसीक्यू, 6 एमसीक्यू आपके भीतर मैं बता दूं। पर डायस्टोलिक डिस्फंक्शन और इसमें सिस्टोलिक डिस्फंक्शन। चलिए बायोप्सी बताएं मुझे क्या होगी इसके अंदर। बायोप्सी याद है मैंने कहा था? देखिए जी, बायोप्सी शोज hypertrophy of myofibers, with this array। ये देखिए ARRAY, इसका मतलब है डिसअरेंजमेंट। हाइपरट्रॉफिक फाइबर्स हैं वो बिल्कुल डिसअरेंजमेंट है। So there is biopsy shows hypertrophy of the myofibers with this array ARRAY, with this array ARRAY। ठीक है जी, कौन सी डिजीज थी? हाइपरट्रॉफिक। ओके, कॉज क्या हो सकता है इसका? कहीं पे ऊपर कहीं छोटा सा पॉइंट ऐड कर देना। कॉज उधर हमने क्या कॉज लिखी है? वीडियो मैथड। इसकी कॉज लिखते हैं जेनेटिक म्यूटेशन इन सार्कोमियर प्रोटीन्स। In sarcomere proteins, there is genetic mutation in sarcomere proteins। sarcomeres होते हैं उसकी प्रोटीन्स के अंदर genetic mutation होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। there is genetic mutation in sarcomere proteins। ठीक हो गया? so that's it। ये नाम हमारे पास 3 हाइपरट्रॉफिक। अब आखिरी है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। सर इसमें बीटा ब्लॉकर क्यों देते हैं? बेसिकली क्या कहते हैं कि बीटा ब्लॉकर देने से क्या होता है? एक्टिविटी कम हो जाएगी, एक्टिविटी कार्डियक कम हो जाती है, थोड़े से फाइबर रिलैक्स हो जाते हैं, और जो ब्लड सप्लाई टू दी हार्ट है या डिमांड है वो कम होती है, क्योंकि इस पेशेंट को ना बड़ी आसानी से एमआई हो सकता है। सर अगर वो तो ऑलरेडी कम है सर। हाँ। सर एरिथमिया काज करती है तो उसको इसलिए बेसिकली वही ना स्ट्रेसिंग इफेक्ट है। सर डिमांड तो ऑलरेडी कम है, अगर हम उसको पता है क्या हो रहा है? देखो, जब हमने कहा था कि सिस्टोल में तो ब्लड नहीं मिलना, हार्ट को खुद जी जी डायस्टोल में मिलना है ना।
तो अगर ये तो इतना बड़ा चैम्बर हो गया कि इसकी तो ब्लड सप्लाई भी इतनी ज्यादा होनी चाहिए। तो इतने बड़े चैम्बर को सप्लाई करने के लिए हम चाहते हैं कि इसकी डिमांड कम हो, क्योंकि हमें पता है हम सप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे ही है ना, 2 वजह हैं। एक आपने बताया कि कार्डिक आउटपुट कम जा रहा है, जब ओवरऑल कार्डिक आउटपुट कम जा रहा है तो ब्लड सप्लाई थ्रू दी कॉर्नरी आर्टरीज भी कम है। सेकंड ये है कि मसल का साइज बड़ा है, तो बीटा ब्लॉकर इसलिए दिए जा रहे हैं कि डिमांड ना बढ़े। हम ब्लड फ्लो तो इंक्रीज नहीं कर सकते उसका, क्योंकि कार्डिक आउटपुट तो पहले कम हो चुका है ना। अगर इसका रेट ज्यादा होगा, हार्ट रेट ज्यादा होगा, तो डिमांड क्या होगी? डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी ना। बस इसीलिए देखते हैं कि डिमांड ज्यादा ना बढ़े, हार्ट रेट कंट्रोल में रहे। सेकंडली बात बता दी, बीटा ब्लॉकर्स इनडायरेक्टली रिदमियास को भी प्रिवेंट करें। यही दोनों रीजन। उसका हार्ट के चैम्बर पे कोई असर नहीं है, उसका कार्डियक मसल फाइबर पे कोई असर नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल में सर वो डिस्टोल को इंक्रीज करेगा, फिलिंग टाइम ज्यादा करेगा। तो बता रहा हूं कि जब हम हार्ट रेट स्लो कर देंगे, बात नहीं आ गई ना, जब हार्ट रेट स्लो कर देंगे आपका कार्डियक साइकिल प्रोलॉन्ग हो जाएगा, उसमें फिलिंग भी बेहतर हो जाएगी, दूसरा डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है, ये 2-3 रीजन है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ओके, अब नाम इसका क्या बता रहा है? रिस्ट्रिक्टिव। किस चीज की रिस्ट्रिक्शन? मसल्स मैं ना इसको पीछे से बाएं से जोर लगा रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, तो क्या इसका डायस्टोल होगा? रिलैक्स होगा? नहीं होगा, फीलिंग होगी, फीलिंग भी नहीं होगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, यानी हार्ट के चैम्बर को कोई मसला नहीं है, मैंने बाएं से दबा दिया हुआ, तो मैंने उसकी कैपेसिटी तो कम कर दी, तो उसकी फीलिंग या डायस्टोल इतना अच्छा नहीं होगा, उसमें रिस्ट्रिक्शन आएगी, उसको रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। देखिए ना, there is decreased compliance of the ventricle. There is decreased compliance of the ventricle. That restricts filling during diastole. That restrict कर देता है उसको, filling during diastole. Filling during diastole. That restricts filling during diastole. तो कहते हैं ये उसकी रीजन है जिसकी वजह से diastolic इसमें डिस्फंक्शन फिर कौन सा आएगा? क्या ख्याल है? कौन सा डिस्फंक्शन आएगा? diastolic डिस्फंक्शन। अभी बात नहीं पाते हैं, कॉजेस लिखिए, कॉजेस। नंबर 1 क्या कॉज हो सकती है? कोई ऐसी डिजीज सोचें जिससे ना हार्ट के मसल स्टिफ हो जाए। एमाइलोइडोसिस होगी सर। अमेलाइडोसिस नंबर 1। इसमें कार्डियक मसल्स इस तरह का प्रॉब्लम है कि वो बेचारे स्टिफ होते जा रहे हैं, उनकी कंप्लायंस कम होती जा रही है। नंबर 1 इज अमेलाइडोसिस। ओके, और कुछ सोचे? सार्कोइडोसिस। लिखो शामिल, सार्कोइडोसिस। ऑब्वियसली सार्कोइडोसिस इज अनदर कॉज। हीमोक्रोमेटोसिस भी करेगा सर? क्यूमुलेशन हो सकती है उसके अंदर भी। अगला एक और पॉइंट पर लिखिए, फाइब्रोइलास्टोसिस सुने? फाइब्रोइलास्टो एक ही बात, फाइब्रोसिस यानी वहां देखिए एंडोकार्डियल फाइब्रोइलास्टोसिस। एंडोकार्डियल फाइब्रोइलास्टोसिस, एंडोकार्डियल फाइब्रोइलास्टोसिस, ये भी इसके अंदर आ सकता है। ओके, अब एक सिनेरियो, a 50-year-old man dies suddenly, and on autopsy dies suddenly, and on autopsy जब उसका autopsy किया आपने, myocardium shows myocardial fibrosis. Myocardium shows endomyocardial या myocardial fibrosis with an eosinophilic infiltrate. With an eosinophilic infiltrate. इसका क्या मतलब है?
क्या आपको मायोकार्डियल में इयोसिनोफिल नजर आए? जैसे हमने पीछे का पढ़ा था लिम्फोसाइट, ऐसे नहीं? तो जब लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट थे तो कौन सा की वायरस था और टाइप कौन सी थी? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अब मैंने क्या कहा कि मायोकार्डियल फाइब्रोसिस भी है प्लस वहां हमें इयोसिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेट भी नजर आ रहा है एंड देयर इज इयोसिनोफिलिया and there is eosinophilia, यानी eosinophils ज्यादा थे उसकी सर्कुलेशन में भी पहले। अब आगे एरो लगाएं और मुझे बताएं व्हाट इज योर डायग्नोसिस। अगर ऐसा पेशेंट आए, अभी मैंने तो ऑटोप्सी पे कहा है ना, वैसे अगर आपसे कहे कि जी मायोकार्डियल फाइब्रोसिस है, इयोसिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेट्स हैं और ब्लड में इयोसिनोफिलिया है, ये तीन चीजें जब आ जाएं वी कॉल इट लॉफलर सिंड्रोम। अब एरो लगा के लिख लें, दिस इज लॉफलर सिंड्रोम, LOEFFLER, लोएफ्लर, ठीक है, लोएफ्लर या लॉफलर सिंड्रोम। याद रखने की भी एमसीक्यू है, पक्का एमसीक्यू। ओके, अच्छा देखिए यार, ये जितनी भी कार्डियोमायोपैथीज है इसमें इसीलिए में कुछ चेंजेस आ सकती हैं, कुछ ना कुछ तो आ सकते हैं चेंजेस, ठीक है। लेकिन पहले दोनों केसेस में ना कोई पर्टिकुलर इसलिए चेंज नहीं है, कोई भी चेंज आ सकती है। कभी ऐसा लगेगा इस्कीमिया हो रहा है, कभी कुछ लगेगा, यानी कोई डायग्नोस्टिक नहीं है। लेकिन जो हमारे पास थर्ड है ना टाइप रिस्ट्रिक्टिव, उसमें एक बड़ा स्पेसिफिक इसलिए चेंज पैटर्न आता है जो डायग्नोस्टिक हो रहा है। तो स्टार लगाएं और लिखें ऑन ECG there is low voltage ECG। जी नहीं, ओवरऑल जो हम आखिरी पॉइंट लिख रहे हैं रेस्ट्रिक्टिव में, लॉफलर तो उसी की कॉज बनी ना एक, और ECG there is low voltage ECG। ये क्या चीज होती है लो वोल्टेज ECG? वो जो है ना एम्पलीट्यूड के नहीं बनेंगे सर, वो शाबाश। देखिए एम्पलीट्यूड नहीं बनता ना, हर वेव का एक एम्पलीट्यूड है, सपोज ये है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ जी आर वेव, बड़ी छोटी छोटी आर वेव्स बन रही हैं, तो ये लो वोल्टेज इसीलिए, इसका मतलब करंट एडिक्वेट नहीं है, प्रॉपर्ली वहां से पास नहीं हो रहा, उसको हम लो वोल्टेज कहते हैं। एक तो ये चेंज आ रहेगा, और वो अभी मैं बता रहा हूँ, इसीलिए में लो वोल्टेज है तो क्या मैंने छोटा कर दिया है, QRS कॉम्प्लेक्स, देखिए जी विद डिमिनिश्ड QRS कॉम्प्लेक्स, छोटा छोटा QRS कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा, diminished QRS complex। चलो that's it, ये आपका कार्डियोमायोपैथी का टॉपिक, ठीक है। तो इसकी कम से कम 10 से 12 चीजें हैं मैंने हाईलाइट की हैं, वही आप इसमें डिस्फंक्शन कॉन्सिस्ट होल्ड है और दो तीन बातें और मुझे बताएं कि डायस्टोलिक कभी हार्ट में ट्यूमर सुने, ब्रेन ट्यूमर तो अक्सर आपने सुना होगा, रेयर होते हैं, शाबाश। किसी भी ऑर्गन की ट्यूमर दो तरह की, या तो उसके अपने ट्यूमर, उसको हम क्या कहते हैं प्राइमरी, या सेकेंडरी जो मेटास्टेसिस, लाइक ब्रेस्ट का ट्यूमर था वो चला गया लंग्स में, लंग्स का ट्यूमर था लिवर में चला गया, ये मेटास्टेटिक ट्यूमर होता है। हार्ट के अंदर मेटास्टेसिस आसान है कि मुश्किल है? मेटास्टेटिक ट्यूमर यहाँ पे होते हैं और अपने ट्यूमर्स होते हैं नहीं। दो सवाल सर, ब्लड सप्लाई मेटास्टेसिस के लिए पता क्या जरूरी है, थोड़ा टाइम मिले उस सेल्स को वहां इनफिल्ट्रेट होने में। यहाँ इतना फास्ट फ्लो होता है कि चांसेस बड़े कम होते हैं कि कोई चीज वहां स्टिक हो जाए और वहां जाके मेटास्टेसाइज हो जाए, लेकिन स्टिल हमारे पास ट्यूमर्स, मेटास्टेटिक ट्यूमर्स होते हैं, लेकिन ठीक है परसेंटेज कम है, ठीक है। अब हेडिंग में कार्डियक ट्यूमर्स, कार्डियक ट्यूमर्स, और बस उसको दो तीन पॉइंट्स हैं हमारे मोटे मोटे यहाँ पे लिखने हैं। Cardiac tumors. Loeffler syndrome is the cause of restrictive cardiomyopathy. ये इज़ोनोफिलिया इयोसिनोफिलिया का मतलब है कि अब ब्लड में भी इयोसिनोफिल ज्यादा होंगे और एंडोकार्डियम मायोकार्डियम के अंदर भी इयोसिनोफिल घुस जाएंगे और वो जाके उसकी फाइब्रोसिस करा देंगे।
तो हार्ट है वो जैसे eosinophilia की वजह से यूजिनोफिलिया की वजह, वो किसी और वजह से वो किसी भी वजह से सिंड्रोम ठीक है उसका। सो कार्डियक ट्यूमर्स में एक इधर लिख लें जनाब मिक्सोमा, मिक्सोमा ठीक है, मिक्सोमा। दूसरा पे लिखते हैं रेब्डोमायोमा, मिक्सोमा एंड रेब्डोमायोमा। अब मुझे बताइए कि विच वन इज बिनाइन, मिक्सोमा विच वन इज बिनाइन? ये भी ओमा सेंड हो रहा है, ये भी ओमा सेंड हो रहा है जी। This is benign and most common primary tumor. In adults, benign है और most commonly adults में यही ट्यूमर होता है, primary tumor होता है। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो ये वेंट्रिकल था ना हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये कौन सा वैल्व होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान और कौन सा वैल्व होता है? माइट्रल। अच्छा ये ट्यूमर पता है कैसा होता है? यहाँ ना एक पेडंकल की तरह, पेडंकुलेटेड ट्यूमर, जैसे आप बॉल को ना किसी धागे से बांध देते हैं, ठीक है, जैसे वेंट्रिकल कांटेक्ट करता है ना, तो ये पता है क्या करता है? कुछ क्या लिखा है? माइट्रल वैल्व को बंद कर दिया। जब माइट्रल वैल्व बंद हो जाएगा तो जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा होगा तो फीलिंग ही नहीं होगी, फीलिंग तो यहाँ से आना ना बैठ। इन द अदर वर्ड्स ये उसकी फीलिंग ऑफ दी जो वेंट्रिकल है ना उसको डिले कर देता है या कम कर देता है। जब फीलिंग कम होती है तो ब्लड फ्लो आगे भी कम जाता है। तो पेशेंट जो सिम्टम्स लेके आता है ना वो क्या है? वो सिंकोपल अटैक्स। इसके अंदर सिंपल सिम्टम्स क्या होंगे? रिकरेंट सिंकोपल अटैक्स, recurrent syncopal attacks due to obstruction in the mitral valve. चलो अब आ जाओ रेब्डोमायोमा। जी बताइए ये क्या है? वो है सॉरी बिनाइन है, मैलिग्नेंट है, अच्छा एक पॉइंट इसमें ऐड कर, मिक्सोमा किन सेल से ओरिजिनेट होता है? कार्डियक कौन सी पार्ट से ओरिजिनेट होगा? मीसेनकाइमा क्या होता है? मीसेनकाइमा और पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा फंक्शनल एलिमेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू। मीसेनकाइमा इज द सपोर्टिंग टिश्यू। तो ये जो ट्यूमर होता है ना मिक्सोमा, इट अराइजेस फ्रॉम mesenchymal tissue। देखिए ये mesenchyma से अराइज करता है, ये mesenchymal टिश्यू से अराइज करता है। रेब्डोमायोमा क्या है? पहली बार बिनाइन, ये भी बिनाइन। आता कहां से? It arises from cardiac muscles। ये मायोकार्डियम से निकलता है। It arises from the cardiac muscles। अगला पॉइंट लिखें, this is the most common primary tumor in children। This is the most common primary tumor in children। And it usually arises in left ventricle। In left ventricle। चलिए क्विक कंपैरिजन करते हैं। ये बिनाइन है, ये भी बिनाइन है, लेकिन इसके लिए एक वर्ड यूज करूंगा, उसके लिए बिनाइन हमार्टोमा। हमार्टोमा का कॉन्सेप्ट बड़ा सादा है।
आपके पास 5 कपड़ों के जोड़े सेट हैं, आप उनको इस्त्री किए बगैर, प्रेस किए बगैर मुझे ऐसे उठे पड़े हों और 5 ही सेट आप बिल्कुल प्रेस करके रखे हों, तो दोनों सूरतों में है तो कपड़े ही ना, लेकिन एक साइड पे क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड, एक साइड पे पुअरली ऑर्गेनाइज्ड। ये भी नॉर्मल है कपड़े, वो भी कपड़े नॉर्मल हैं। हमार्टोमा इज अ नॉर्मल टिश्यू विद डिसऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट। क्या फर्क निकला उसमें? सिर्फ अरेंजमेंट का फर्क है। तो कहीं पे भी हमार्टोमा है ना, तो आप कहेंगे जी इट इज अ नॉर्मल टिश्यू विद डिसऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट। अरेंजमेंट उसकी इतनी अच्छी नहीं है वो नॉर्मल। तो फिर बिना ये रैप्टोमायोमा क्या हुआ? आप कहेंगे यार यहाँ पे ना बाकी सारे मसल बिल्कुल ठीक जगह पड़े हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ पार्ट ऑफ द मसल ऐसा है, लोग इस तरह करके ना डिसऑर्गेनाइज्ड है। सही है? सारे वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, यस करते हैं। फंक्शन नॉर्मल है, यस नॉर्मल है। फर्क किस चीज का है? अरेंजमेंट का बड़ा फर्क है। इंस्टेड ऑफ लाइंग लाइक दिस, वो फाइबर इस तरह डिसऑर्गेनाइज्ड रही, उसको हमार्टोमा कहते हैं। ये भी बिनाइन है, ये भी बिनाइन है, ठीक है। रेब्डो मींस मसल्स, स्मूथ मसल्स, ठीक है, स्मूथ मसल्स। दिस इज अ ट्यूमर ऑफ स्मूथ मसल्स, क्योंकि हार्ट स्मूथ, सॉरी कार्डियक मसल्स, आप वो दे आर जस्ट लाइक स्मूथ मसल्स। हम कहते हैं कार्डियक मसल्स का बेसिकली ये ट्यूमर है। ये बच्चों में है कि बड़ों में? मिक्सोमा बड़ों में। प्राइमरी ट्यूमर मोस्ट कॉमन ये है, ये बच्चों में मोस्ट कॉमन प्राइमरी ट्यूमर है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल में अराइज करता है एंड इन द फॉर्म ऑफ पेडंकल। ये भी लेफ्ट वेंट्रिकल में अरेंज करता है, ऑर्गेनाइज को सॉरी निकलता है, बट इन द फॉर्म ऑफ बिनाइन हमार्टोमा। एग्री? याद रहेगा कि नहीं? तो ये 3-4 पॉइंट्स थे इसके हार्ट के। अब मुझे लगता है सेकेंडरी ट्यूमर्स भी तो हो सकते हैं ना, ये तो प्राइमरी ट्यूमर थे। सेकेंडरी ट्यूमर क्या होते हैं? किसी और जगह से आएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि कंपैरिजन करें और बताएं मोस्ट कॉमन हार्ट में प्राइमरी ट्यूमर है या मोस्ट कॉमन हार्ट में सेकेंडरी ट्यूमर है? अपने ट्यूमर नहीं होते हार्ट में, बड़े काम होते हैं मेटास्टैटिक ट्यूमर्स जाने। अब इन सब के नीचे वैसे 2-3 लाइनें लिख लें कॉमन, उसमें लिखिए पहला स्टार लगा के पॉइंट लिखिए मोस्ट कॉमन ट्यूमर। ये अलग से ये कंपैरिजन खत्म हो गया, अलग से पॉइंट लिखवा लेता हूं। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द हार्ट आर सेकेंडरी एंड मेटास्टैटिक। Most common tumors of the heart are secondary and metastatic. आप बता रहे हैं आपने कि कौन से ऑर्गन्स हैं जिनकी ट्यूमर यहाँ आके मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस टू हार्ट इंक्लूड्स कहाँ से ट्यूमर आएंगे? नंबर 1 ब्रेस्ट, नंबर 2 लंग्स, breast, lungs, melanoma, and number 3 lymphoma. Okay, तो ये सब कॉमन ट्यूमर्स थे जो कहाँ से आ गए? फ्रॉम दी सेकेंड मेलानोमा एंड लिम्फोमा। मेलानोमा जो स्किन का एक महाजी होता है, मैंने इंट्रोड्यूस ट्यूमर उसको मेलानोमा कहते हैं। आप जनाब जाके इसको सर ये मायोमा जो लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है मोस्ट कॉमन या लेफ्ट एट्रियम में सर? कौन सा? मिक्सोमा। नहीं फर्स्ट वाला जी मिक्सोमा। हाँ जी, लेफ्ट एट्रियम में भी हो सकता है, हो सकता है लेफ्ट एट्रियम में। मोस्ट कॉमन मोस्टली तो यार मैंने तो मैं उसमें देखा है वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में सर। एक लेफ्ट एट्रियम में भी हो सकते हैं, राइट। और बेशक उसके साथ लिख लें जो पेडंकुलेटेड मैस है वो लेफ्ट एट्रियम में भी हो सकता है, यानी मिक्सोमा कैन बी इन द लेफ्ट एट्रियम एज वेल। राइट साइड पे आमतौर पे ट्यूमर्स नहीं होते, मोस्टली लेफ्ट पे ही होते हैं।
जो rhabdomyoma है वो होता ही लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेकिन जो myxoma है that can be present in the in the left atrium as well. ठीक है, तो इसको लिख ले कि ये जो myxoma है that can be a part of the left atrium. इसको ऐड करना, ठीक है, यहाँ पे भी अगर बनाओगे तो इस तरह ये proliferated mass होगा और ये भी इसको इधर से obstruct कर सकता है, so that can be present in the left atrium. चलो अभी बात खत्म है, that's it. अब तो 2-4 मिनट की ब्रेक करनी है, रिलैक्सेशन तो करनी और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह न्यूरोलॉजी स्टार्ट करेंगे, लेकिन ब्रेक फिर थोड़ी होनी चाहिए। हाँ, क्या ख्याल है? अच्छा, अगर मतलब रिलैक्स हो जाए तो उसमें तो फिर वॉल्यूम तो ज़्यादा ही आएगा ना, ब्लड वॉल्यूम, लेकिन वो उतना पंप नहीं कर पाएगा, ऐसे ही ना मतलब वो इतना बड़ा हो गया लेकिन मसल बिल्कुल रिलैक्स है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करते, तो उसका क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर चैम्बर बहुत छोटा हो गया तो फिर क्या मसला होगा? सपोज करें मैं कहता हूँ ये हार्ट का ये वेंट्रिकल्स हैं और ये मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो गई है और इतना बड़ा ये डायलेट किस तरह ये मसल्स हैं सारे, ये मायोकार्डियम और मसल्स हैं। तो अब मसला ये है कि अगर इसके कंपैरिजन में मैं एक नॉर्मल हार्ट की बात करूं, मैं कहूँगा यार इसके जो चैम्बर्स हैं तो उन चैम्बर्स में ज़्यादा स्पेस है। हाँ थैंक यू सो मच, ठीक है, उनके चैम्बर में ज़्यादा स्पेस है, क्या ख्याल है? तो यहाँ वॉल्यूम भी ज़्यादा आएगा, इसका मतलब है कि ये जब ओवर हो जाएगा, हाइपरट्रॉफिक हो जाएगा तो एक्चुअली उसके अंदर कैपेसिटी तो कम हो जाएगी, क्या वैसे ना कैपेसिटी कम हो जाएगी, वो उतना फिल ही नहीं होगा जितनी जरूरत होगी उसकी। तो क्या ख्याल है, फिर उसमें भी तो डिस्फंक्शन आएगा ना, तो दोनों सूत्रों में डिस्फंक्शन होगा। अगर ये ओवर डायलेट हो जाए, अगर मैं सपोज कर लूं कि ये इस तरह ओवर डायलेट हो जाए फिर भी प्रॉब्लम है, ठीक है, चैम्बर। अगर हाइपरट्रॉफिक हो जाए फिर भी प्रॉब्लम है। वी शुड हैव अ नॉर्मल चैम्बर जिनकी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी ठीक हो, जिसकी चैम्बर के अंदर स्पेस भी इनफ हो, जिसके अंदर वॉल्यूम भी इनफ हो सके। तो आपका क्या ख्याल है कि कार्डियोमायोपैथीज में भी यही चेंजेस आएंगी ना? एग्री? सर एक डायलेशन होता है, डायलेटेशन, सॉरी एक डायलेशन होता है, डायलेटेशन। नो सर, ये उसमें जो है डायलेटेशन में जो है स्पेस कम हो जाती है और डायलेशन में जो है सेम वो रहती है लेकिन वो डायलेट हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। चलिए देखिए ना, स्टार्ट करें और कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी मुझे बताइए इसका इफेक्ट क्या आएगा? क्लिनिकली पेशेंट आपके पास क्या कहेगा, उसे क्या हो रहा है? ये बातें तो पैथोलॉजी के बारे में है। अभी इतना लिखिएगा, एक जैसे ही डिज्नी आएगा, ओके जी, ठीक हो, हाइपरटेंशन, पैल्पिटेशन और क्या, नॉर्मल और वेन्स के साथ कुछ हो सकता है? स्मॉल सेल्स वीनस डिस्टेंशन हो सकती है ना, यदि वेन्स हो सकता है ना। अच्छा, ये जो आप बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, इन सबको क्या कहते हो? कार्डियक डिस्फंक्शन। हाँ, ये जितने भी आपके ये आप बता रहे हैं सिम्टम्स, एक्चुअली दे आर कार्डियक डिस्फंक्शन। डिस्निया होगा आपने का, इसका मतलब है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पीछे जो प्रेशर जा रहा है उसकी वजह से होगा। फटीग आपने कहा ब्लड सप्लाई को नहीं जा रही। पैल्पिटेशन आपने कहा हार्ट रेट बहुत ज्यादा, ऑब्वियसली बात है हो जाएगा। मर्मर हो सकते हैं, अगर ये ओवर डिस्टेंड हो गया, डायलेट हो गया या वैल्वुलर इन्वॉल्वमेंट हो गई तो मर्मर भी हो सकता है। वैसे आइडियली मायोकार्डाइटिस से मर्मर होना चाहिए, मायोकार्डाइटिस के साथ मर्मर भी होना चाहिए, मर्मर तो एंडोकार्डाइटिस ही होगा, लेकिन अंडरलाइंग इफेक्ट हो तो हो सकता है, वो भी हो। सिंकपी आपने कहा थी कि जब ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन एडिक्वेट नहीं होगी तो सिंकपी भी होगी, और साथ आपने कहा वीनस डिस्टेंशन, हार्ट फेलियर के साइन। इसका मतलब अल्टीमेटली ये सारे की सारी किस में जाएंगी? हार्ट फेलियर की तरफ। ठीक है, ये क्लिनिकली तो पेशेंट किस तरह आ रहे हैं ना। अब हम इसको पकड़ना है कि कौन सी टाइप है कार्डियक मायोपैथी। आप लिखिए, पहली स्टेटमेंट लिख लें। It is a group of diseases. It is a group of diseases
that results in cardiac dysfunction is a group of diseases that results in cardiac dysfunction. So group of diseases that results in cardiac dysfunction, उसको आप क्या कहेंगे? Cardiomyopathy. Again, it has three types. It has three types. Number one, dilated cardiomyopathy. Dilated cardiomyopathy. चलें, हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस डायग्राम में दिस इज द डायलेटेड चैम्बर, ठीक है, ये डायलेटेड चैम्बर है, एंड कीप इन माइंड कि ये तो मैं चलो वेंट्रिकल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, द एट्रियाज आर आल्सो डायलेटेड, सो इट इज अ डिजीज ऑफ ऑल द फोर चैम्बर्स। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या होगा भला? चैम्बर के साथ क्या होगा? देखिए, देयर इज डायलेशन ऑफ ऑल फोर chambers of the heart. Dilation of all four chambers of the heart. सारे dilate. ठीक है, आगे it is the most common type. जितनी भी types पढ़ेंगे उनमें से most common ये है. It is the most common type. अब देखिए कॉज क्या होती है, ऐसा क्या हुआ कि अचानक ही कार्डियक चैम्बर डायलेट हो गए? और मजे की बात बताता हूँ, इन पेशेंट्स में कोई कंजेनिटल इशू नहीं होता, ये हंसता बसता चलता फिरता पेशेंट होता है, विद अ वेरी शॉर्ट टाइम की इलनेस होती है, उसके बाद वो हार्ट फेलियर में होता है। अल्कोहल सर, अल्कोहल अच्छा, वो ये जो भी आप बात करोगे बात ठीक है, बिकॉज इसकी एटियोलॉजी इडियोपैथिक हमें एग्जैक्टली नहीं पता, तो हम कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की बात करते हैं कि ये हो सकता है अल्कोहल हो। तो आप लिखें कॉजेस लिखें, एटियोलॉजी लिखें, और उसमें पहला पॉइंट लिखें इट इज इडियोपैथिक, इट इज इडियोपैथिक। तो इडियोपैथिक मतलब क्या होगा? नहीं पता, इट इज इडियोपैथिक। लेकिन कोई लोग, मैंने कहा था फैक्टर्स तो होंगे ना, कोई ना कोई फैक्टर्स होंगे, उसमें पहला पॉइंट लिखें जेनेटिक म्यूटेशन। हाँ जी, कॉजेज में ही हमने कहा वैसे तो इडियोपैथिक है, लेकिन जो 7 फैक्टर्स इसके चल रहे होते हैं, जो सपोज्ड कॉजेज हैं, उनमें पहली कॉज है जेनेटिक म्यूटेशन, जो सपोज्ड या प्रपोज्ड कॉजेज में जेनेटिक म्यूटेशन, और ब्रैकेट में लिख लें ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ठीक है, अब आगे सर ऑटोसोमल डोमिनेंट, इसी के अंदर एक सिनेरियो लिख लें, कॉज सिनेरियो बना के मैं उसकी कॉज आपको बताने लगा हूं। यंग मेल 25 year old presents with chest pain, arrhythmias, and sudden cardiac death और हार्ट फेलियर। पेशेंट हमारे पास आया, इसकी सडन कार्डियक डेथ या हार्ट फेलियर होगा, ठीक है, और on biopsy of the heart, there is lymphocytic, जी इसी में सिनेरियो में कंटिन्यू लिख देते हैं। On biopsy of the heart, there is lymphocytic infiltration of the myocardium. There is lymphocytic infiltration of the myocardium. There is lymphocytic infiltration of the myocardium. यानी जब आपने बायोप्सी की तो हमें क्या मिला है? हमें क्या मिला है? lymphocytes, ठीक है?
हमें वहां पर लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन हुई, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है कि कॉज क्या है और डायग्नोसिस क्या है। मायोकार्डाइटिस तो है, ठीक है। ऐसा सिनेरियो किस बग की वजह से होता है, ये कौन सा पीछे ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से होता है, इसके आगे एरो लगा के स्टार लगा के लिखते हैं। दिस इज ड्यू टू कॉक्साकी ए और बी वायरस। कॉक्साकी ए से था, इस सी के आई, कॉक्साकी ए और बी वायरस, ये जो पूरा सिनेरियो है वो इस वायरस की वजह से, ठीक है। चलिए साहब बताइए जरा कितनी कॉजेज लिखी हमने, पहले क्या लिखा? इडियोपैथिक, जेनेटिक और जेनेटिक म्यूटेशन दो, और तीसरा मैंने अभी सिनेरियो बता दिया कॉक्साकी वायरस। इसका सिनेरियो आता ही ऐसे है, देखो उसमें चेस्ट पेन भी है, एरिथमिया भी है, हार्ट फेलियर भी है, हम इसको एंजाइना भी तो समझ सकते हैं ना, लेकिन उसकी बायोप्सी आपको क्या बता रही है? लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेट, यानी आपने बायोप्सी का पीस लिया तो आपने देखा वहां तो लिम्फोसाइट बहुत ज्यादा है, तो एंजाइना में तो लिम्फोसाइट्स नहीं होने चाहिए, इसका मतलब कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। लिम्फोसाइटोसिस कब होती है? जब इन्फेक्शन होते हैं या वायरल, तो कॉक्साकी वायरस या क्रॉनिक इन्फेक्शन के अंदर वायरस, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा जी, किसी भी इसमें हो सकता है, बिल्कुल एनी टाइम, ठीक है। यंग डेथ समूह आमतौर पे जितनी भी होती है ना कार्डियक कॉज की वजह से, उसमें मायोपैथी जी। अगला पॉइंट लिखिए अल्कोहल अब्यूज, उसके बाद लिखिए ड्रग्स, और ड्रग्स में लिखिएगा डॉक्सीरूबिसिन, डॉक्सो बेस्ड होता है, डॉक्सो एंटी कैंसर, जी एंटी कैंसर है, डॉक्सोरूबिसिन, ये तीन आपके पास आ गए, ठीक है। हाँ अच्छा जी, अब फिर एक सिनेरियो लिखिए, a young female, 24-year-old, presents with shortness of breath after 2 weeks of childbirth. After 2 weeks of childbirth, ठीक है, 2 हफ्ते के बाद चाइल्ड बर्थ हो गई, 2 हफ्ते के बाद क्या होगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। यहाँ अगर मैं खाली इतना तो चलो, तो आपकी कॉजेज मुझे बता सकते हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कॉजेज इस सिनेरियो में क्या हो सकती है? एनीमिया, शाबाश, एक वेरी गुड, एक सोचो, शाबाश सोचो, एक फीमेल है, जस्ट डिलीवरी हुई है, 2 वीक्स हो गए हैं, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना शुरू हो गई है, एक बता दिया एनीमिया, इन्फेक्शन, चलो ठीक है, सब चीज हो सकता है, हाँ कार्डियक इशू भी हो सकता है, ठीक है। आप चाह रहे हो कार्डियक कोई डिफेक्ट हो सकता है कंजेनिटल डिफेक्ट हो, जो अभी प्रेगनेंसी की वजह से एक्सरबेट हो सकता है, नो डाउट। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, शाबाश, एमनियोटिक एम्बोलिज्म हो सकता है, जो डिलीवरी में एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, एमनियोटिक एम्बोलिज्म हो सकता है, लेकिन चलो ठीक है, 2 वीक्स तो वो नहीं लेगा, बट स्टिल पॉसिबिलिटी है उसको डी वेन थ्रोम्बोसिस हुआ हो, उसके बाद उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, ये भी हो सकता है। और चेस्ट इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन आप अगर जो सिनेरियो को बता रहा हूँ, अगर सून आफ्टर डिलीवरी उसने बताया हो, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड साइंस ऑफ हार्ट फेलियर हो, देन योर डायग्नोसिस इज डायलेटेड कार्डियोमायोपाथी। अवधान हो गए।
अच्छा जी, मैं बात कर रहा था कि अंडरस्टैंड क्या लिखा है कि फीमेल है उसको सून आफ्टर दी 2 वीक्स आफ्टर डिलीवरी क्या हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। आगे लिखिए देयर आर साइंस ऑफ हार्ट फेलियर, साइंस ऑफ हार्ट फेलियर, देयर आर साइंस ऑफ हार्ट फेलियर। और आगे आगे लिख रहे हैं द डायग्नोसिस इज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसका मतलब है कार्डियक मायोपैथी की कॉज प्रेगनेंसी हो सकती है। अल्टीमेटली ये बताने का मकसद है मेरा, प्रेगनेंसी इज अनदर कॉज ऑफ DCM, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। हाँ हो सकता है, ठीक है। होता क्या है, अच्छा ये वही बात आ रही है, ये फैक्टर्स हैं एग्जैक्टली नहीं पता। वो एक लॉजिक बताते हैं इसके बारे में, वो कहते हैं कि जब प्रेगनेंसी होती है तो वॉल्यूम ओवरलोड, उस वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से या कोई सब अंडरलाइन कोई वायरल इन्फेक्शन चल रहा होता है जो पता नहीं चलता, प्लस प्रेगनेंसी की वजह से वो एक्सासर्बेट हो जाता है और उससे ये मसला होता है, ठीक है। बट ये बड़ा टिपिकल सिनेरियो जो एग्जाम में है लेफ्ट हार्ट के लिए। अच्छा ठीक है, चलिए आखिरी पॉइंट, आखिरी जो कॉज है वो है हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस। और आखिरी जो है पॉइंट मुझे बता दें, व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर दिस डिजीज? हार्ट ट्रांसप्लांट सर। चलो आंसर इज हार्ट ट्रांसप्लांट। मेडिसिन से आप सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बट द अल्टीमेट ट्रीटमेंट इज हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट ट्रांसप्लांट वही इसका है। ओके